को लगता है कि अगर मैं इसके साथ शादी करूंगी तो विदिशा की नौकरी बच जाएगी और मेरी वजह से ये आदमी विदिशा को प्रमोशन दे देगा, पर मैं पूछना चाहूंगी कि इसके बदले मुझे क्या मिल रहा है। ये सुनकर रीना तुरंत बोली, तुम्हें इसके बदले रानी जैसा जीवन मिलेगा और क्या चाहिए तुम्हें। ये सुनकर शौर्य और अद्विका एक दूसरे की देखकर हंसने लगे और फिर अद्विका बोली, क्या आप लोगों को सच में ये लगता है कि ये आरव राजपूत शौर्य की असली आइडेंटिटी जानने के बाद भी उसके सामने मेरा हाथ मांगेगा। ये सुनकर आरव को थोड़ी हैरानी हुई और वह बोला, मेरा राजपूत परिवार राजस्थान के रॉयल फैमिली से आता है, हमारे सामने क्या इसकी औकात है कुछ बोलने की। आरव की ये बात शौर्य को चुभ गई और उसने तुरंत अपनी जगह बदल ली और आरव के बगल में जाकर बैठ गया। फिर उसने आरव को देखा और बोला, क्या तुम्हें मेरा पूरा नाम मालूम है। इस बात पर आरव और भी ज्यादा गुस्सा हुआ और बोला, तुम जैसे फैट्स लोगों का नाम जानकर मैं क्या करने वाला हूँ। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम होगे कोई किसी सड़क छाप परिवार से। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, सुन बे ओ झाड़ की पत्ती, मेरा नाम शौर्य अग्निहोत्री है। मैं संगल के रॉयल फैमिली अग्निहोत्री परिवार से आता हूँ। ये थी मेरे परिवार की ताकत जो तेरे परिवार से भी ज्यादा ऊपर है। दूसरी बात, मैं वही हूँ जिसके कंपनी के साथ तुम काम करने का सिर्फ सपना देखते हो, यानी गीतांजलि कॉरपोरेशन का मालिक, और साथ ही मैं आर्मी में ब्रिगेडियर जनरल हूँ जिसके आसपास भी तुम मुझे नजर नहीं आते। तो बताओ, क्या तुम फिर भी मेरी बीवी को मुझसे छीनना चाहेंगे। तभी नागेंद्र, जो इतने देर से चुप थे, वे बोले, ये वही शौर्य है जिसने बाहुबली मिश्रा का परिवार एक ही दिन में साफ कर दिया था। नागेंद्र की बात आरव के ताबूत में आखिरी कील की तरह थी और आरव सोफे से नीचे शौर्य की ओर मुंह कर घुटने पर बैठ गया। ये सीन देखकर विदिशा और रीना ने अपनी उंगली चबा ली। शौर्य ने जब आरव की हरकत देखी और बोला, आरव सिंह राजपूत, तुम्हें पता है भगवान ने तुम्हें ये आंखें सिर्फ लड़कियों को देखने के लिए नहीं दी है बल्कि सामने वाले इंसान को देखकर पहचानने के लिए दी है। तो ये बात अपने दिमाग में फिट कर देना कि अद्विका सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी, और अगर तुमने अद्विका के बारे में फिर कभी सोचा तो मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। ये सुनकर आरव के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वो कोई दूध पिता बच्चा नहीं था। उसे अच्छे से पता था कि उसके पीछे सिर्फ उसका परिवार है, पर यह शौर्य अकेला ही 100 परिवारों को जिंदा निगल सकता है। ऊपर से इसका परिवार भी कोई साधारण परिवार नहीं है। उसने अपने हाथ जोड़े और रेंगते हुए वहां से बाहर निकल गया। क्या शौर्य ने आरव को माफ कर दिया है? क्या करेगा शौर्य अद्विका के सौतेली बहन और सौतेली मां के साथ? अब क्या होगा आगे? 156 गेम का गेम। आरव राजपूत अपने पांव पीछे लगाकर अद्विका के घर से बिना कुछ बोले भाग गया था। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वह सबसे पहले अपनी गाड़ी के अंदर बैठ और अपने थरथराते हाथों से उसने अपना मोबाइल निकाला और अपने पिता को फोन लगाया। डैड, आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे बचा लीजिए डैड, मुझे माफ कर दो। आरव की ऐसी रोटी हुई आवाज सुनकर उसके पिता निवेश राजपूत ने हड़बड़ाते हुए कहा, बेटा आरव, पहले तुम खुद को शांत करो और मुझे सारी बात ठीक से बताओ, आखिर तुम्हारे साथ आज ऐसा क्या हुआ है। अपनी पिता के बात सुनकर आरव ने खुद को पहले शांत किया और फिर धीरे धीरे उसने सारा वाकया सच सच अपने पिता को बता दिया। वह कुछ भी झूठ बोलकर इस बात पर और फंसना नहीं चाहता था। जब निवेश ने सारी बात पूरी तरह से समझ ली, फिर वे बोले, अच्छा किया कि तुमने उस जल्लाद के साथ ज्यादा बहस नहीं की, वरना मैं खुद दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो तुम्हें जिंदा वापस आने नहीं देता। तुमने एक और बात अच्छी की कि अंत में तुमने उसकी माफी मांगी, ये बहुत अच्छा किया। चलो अब जो हुआ उसे भूल जाओ और उस लड़की और उसके परिवार के आसपास भी बिल्कुल मत भटकना। अगर शौर्य को जरा भी भनक लग गई कि तुम उसकी बीवी के नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हो, वो तुम्हें जान से मार देगा, साथ ही तुम्हारी वजह से पूरा का पूरा राजपूत परिवार भी इतिहास की भेंट चढ़ जाएगा। अपने पिता की ये बात सुनकर आरव ने एक ठंडी सांस भरी और अपनी गाड़ी शुरू करके वहां से निकल गया। इधर अद्विका के घर पर रीना और विदिशा अभी भी सदमे में थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आरव की एंट्री और एग्जिट उनके लिए किसी सपने की तरह थी। आरव राजपूत जो इतनी बिल्टअप देकर अंदर आया था, वह अब चुपचाप किसी भीगी बिल्ली की तरह भाग गया। शौर्य ने फिर उन दोनों माँ बेटियों को देखा और ठंडी आवाज में बोला, तुम दोनों अद्विका के परिवार वाले हो, इसलिए मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ रहा हूँ, वरना तुम्हारी सिर्फ राख बच जाती। अब मेरे परिवार कल या परसों मेरे रिश्ते की बात करने आएंगे, हो सके तो अद्विका के दादाजी को यहाँ बुला लेना ताकि वो खुद यहाँ मौजूद हो हमारे रिश्ते की बात करने के लिए।
अगर तुम दोनों ने कोई होशियारी की तो मैं तुम दोनों को इस दुनिया से गायब कर दूंगा। शौर्य की धमकी सुनकर दोनों माँ बेटियों की सिटी पीटी गुल हो गई। उन दोनों ने अपना सिर किसी दाना चुगने वाली चिड़िया की तरह हिलाया। शौर्य ने एक बार नागेंद्र को देखा और बोला, हर बात पर चुप बैठना अच्छा नहीं होता वरना लोग आपके मर्द होने पर सवाल करेंगे। आपको जो लगता है वो बोलना सीखो और सही को सही और गलत को गलत बताना भी तुम्हें आना चाहिए। शौर्य की बात सुनकर नागेंद्र ने सिर झुका लिया। इतनी देर से अद्विका कुछ नहीं बोल रही थी। वह सिर्फ शौर्य की बातों को सुने जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शौर्य ने उसकी मां रीना को डर से कांपने के लिए मजबूर किया था। ये वही रीना थी जो कमांडर विक्रम के सामने भी अपनी जुबान किसी तलवार की तरह चलाती थी। अद्विका के माता पिता की मुलाकात करने के बाद शौर्य वहां से अद्विका के साथ निकल गया। शौर्य और अद्विका इस वक्त सड़क पर हाथ में हाथ डालकर चले जा रहे थे, तभी भीड़ से एक 17-18 साल का लड़का बाहर आया और उसने उन पर अपनी गन तान दी और बोला, खबरदार जो अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, जल्दी से तुम्हारे पास जितना माल है निकालो वरना मैं तुम दोनों को भून कर रख दूंगा। उस लड़के की हरकत देखकर शौर्य की आंखें बड़ी हो गई थी। जब शौर्य ने आसपास ध्यान से देखा तो उसे दूर एक बिल्डिंग के ऊपर से इस घटना को कुछ लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। जब शौर्य ने अपनी चेतना को चारों ओर फैलाया तो उसे ऐसे क्यों लोग दिखे जो इसे फिल्मा रहे थे। शौर्य को ये बात कुछ समझ नहीं आई पर उसने फिलहाल अपने सामने खड़े लड़के पर ध्यान दिया। इस लड़के की धड़कनें अजीब रफ्तार में धड़क रही थी, जैसे इस लड़के ने किसी तरह का नशा किया हो। उसके कपड़े देखकर ये बात तो साफ थी कि ये अच्छे घर से आता होगा। शौर्य को कुछ गड़बड़ लगी तो उसने तुरंत सिस्टम से कहकर इसका पता लगाने के लिए कहा। इधर शौर्य ने और अद्विका ने अपने हाथ ऊपर कर दिए और फिर शौर्य शांति से बोला, देखो बेटा, ये अच्छी बात नहीं है कि तुम दिन दहाड़े इस तरह की हरकत करो। बेहतर यही होगा कि तुम अपने हथियार डाल दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। उस लड़के ने ये सुना तो उसने अपने दूसरे हाथ से अपने नाक को रगड़ा और सिर को झटकते हुए बोला, ओ हीरो, ज्यादा शानपटी मत कर और चुपचाप सारा माल निकाल, तेरी ये कानून की धमकी किसी और को दे देना। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर मुस्कान आई और वह बोला, मुझे तुम जैसे बिगड़े अमीर लोगों की औलादों को सबक सिखाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, पर जो तुम्हारे पीछे बैठकर ये सब कर रहे हैं उनके लिए एक खास सूचना है। अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को चुन चुन कर मारूंगा और तुम्हारी मौत भी लाइव करके पूरे दुनिया को दिखाऊंगा। तभी दूर एक बड़े हॉल के अंदर कई लोग एकत्रित होकर बड़ी स्क्रीन के ऊपर शौर्य और अद्विका को देख रहे थे। वहां खड़े लोगों ने जब शौर्य को देखा तो उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। वहां उपस्थित कंट्रोलर ने तुरंत अपने कान में लगे हेडसेट पर कहा, विनीत सुनो, तुम इस आदमी से भीड़ नहीं सकते, चुपचाप वहां से भाग जाओ, अगर ये हमारे पीछे पड़ गया तो हमारा गेम खत्म हो जाएगा। जब शौर्य के सामने खड़े विनीत के कान में ये आवाज सुनाई दी, वह हैरानी से शौर्य को देखने लगा, लेकिन इस बार उसने उसे मिले इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वहां से भाग जाना सही समझा और वह तुरंत अपनी गन को वैसे ही पकड़े धीरे धीरे पीछे होने लगा। मार्केट की भीड़ ये सब ध्यान से देख रही थी। शौर्य ने तभी एक कैमरे की ओर देखा और बोला, बच्चों, मैं आ रहा हूं तुमसे मुलाकात करने के लिए। जब शौर्य ने ये कहा तो उसके चेहरे की मुस्कान बड़ी शैतान लग रही थी। उस हॉल में मौजूद लोग अब डर गए थे। तभी वह कंट्रोलर कॉन्फिडेंस के साथ बोला, चाहे कुछ भी हो जाए ये हमें ट्रैक नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास दुनिया का सबसे सुरक्षित नेटवर्क है। तो सब लोग निश्चिंत रहे। बस ये वाला गेम प्लान यही रोकना पड़ेगा। हमारे बाकी प्लेयर अभी भी गेम के अंदर मौजूद है। कंट्रोलर की बात सुनकर हॉल के अंदर के लोगों का डर थोड़ा कम हो गया। इधर शौर्य ने अद्विका का हाथ पकड़ा और उसे धीरे से बोला, वाइफ, तुम्हें पता है वह लड़का ऐसी हरकत क्यों कर रहा था? अद्विका ने ये सुनकर कहा, उसे देखकर लग रहा था कि वह एक ड्रग एडिक्ट होगा और उसे अपने नशे के लिए पैसे चाहिए होंगे। ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर नामे हिलाया और बोला, नहीं, ऊपर से देखने पर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा पर यह गलत है। उस लड़के के हाथ में जो गन थी वह इंपोर्टेड गन थी, जिसकी कीमत लाखों में है और वह इतनी महंगी गन लेकर वह लोगों को लूटने के लिए तो नहीं आएगा। उसे अगर पैसे चाहिए होते तो वह उस गन को ही बेच देता, लेकिन उस बच्चे ने ऐसा किया नहीं। और तुम्हें पता है हमारे आसपास कुछ लोग छुपकर इस घटना को लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। तो अब बताओ कि ये कोई नॉर्मल चोरी हो सकती है? ये सुनकर अद्विका की आंखें चौड़ी हो गई और वह शौर्य को ऐसे देखने लगी कि उसे और भी इसके बारे में जानना है। इसे देखकर शौर्य ने अद्विका को कमर में हाथ डालकर पकड़ा और बोला, चलो मैं तुम्हें ठीक से ये सारी बात समझता हूँ।
दरअसल ये एक लाइव गेम है। इसे कई अमीर लोग एक जगह पर बैठकर देखते हैं और ये लड़का उनके गेम का प्लेयर था। इन लोगों ने ऐसे कई प्लेयर्स को गेम में सिलेक्ट किया होता है। इन प्लेयर्स की अगली एक्शन पर ये लोग सट्टा लगाते हैं। इसमें ये प्लेयर्स कई मासूम लोगों को मारते भी हैं और कई बार उन्हें किडनैप करके उन्हें परेशान करते हैं। अगर सामने वाला मासूम इंसान कोई लड़की हो तो उसका सौदा ये अमीर लोग ऑक्शन करके करते हैं और जो सबसे ज्यादा पैसे लगाकर उस लड़की को जीतता है वह उस लड़की के साथ जो मन में आए वो कर सकता है। फिर शौर्य ने एक गहरी सांस ली और वह आगे बोला, ये कंट्रोलर एक खास तरह के कंप्यूटर वायरस को इंटरनेट पर क्लिकबैट के जरिए उन बच्चों के मोबाइल और कंप्यूटर्स के अंदर डाल देता है और उनकी सारी हरकतें रिकॉर्ड करता है। फिर वह इन बच्चों को इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। वो इस काम को इतनी चालाकी से करता है कि पुलिस भी इन्हें ढूंढ नहीं सकती। अगर कोई बच्चा पुलिस के पास जाता भी है तो उसे ये कंट्रोलर रास्ते में ही मार देता है। इस कंट्रोलर की टीम बहुत सारे लोगों से मिलकर बनी होती है और इन लोगों को भी ये ऐसे ही ब्लैकमेल करके अपना काम करवाता है। इन्हें भी अपना काम करते वक्त कुछ भी मालूम नहीं होता। अगर कोई प्लेयर किसी को मार देता है और पकड़ा जाता है तो वो अपना हाथ पीछे ले लेता है और अपने सारे सबूत तुरंत मिट देता है। इसकी जो टीम है ये पूरी की पूरी प्लेयर से बनी होती है। ये सुनकर अद्विका अब सारा मैटर समझ जाती है। फिर उसने शौर्य से पूछा, फिर उन्होंने हमें टारगेट क्यों किया और फिर पीछे क्यों हट गए? ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, उन्हें पीछे तो हटना पड़ता क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका प्लेयर सीधा मेरे सामने आकर मुझे रोकेगा। और जहां तक मुझे पता है कंट्रोलर मेरे बारे में अच्छे से जानता है, इसीलिए उसने ये मिशन एबर्ट कर दिया। तभी अद्विका ने दूर बिल्डिंग पर लगे कैमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या ये भी उनका ही काम है? क्या हम इस गेम को रोक नहीं सकते हैं? कैमरे की ओर देखते हुए शौर्य बोला, इन्हें खत्म करना इतना मुश्किल नहीं है। क्या तुम चलना चाहोगी मेरे साथ इनका सफाया करने के लिए? अद्विका ने अपनी मुठिया कस ली और बोली, हाँ मुझे भी तुम्हारे साथ आना है। मैं उन्हें ऐसी मौत मारूंगी कि ये अपने अगले जन्म तक मुझे याद रखेंगे। जब अद्विका ने ये कहा तो शौर्य को भी थोड़ा डर लगने लगा था। उसे अच्छे से पता था कि वह किसी आम इंसान को किसी गाजर मूली की तरह काट सकती है क्योंकि उसने अपनी साधना को मणिपुर चक्र तक सिर्फ 2 दिनों में प्राप्त किया था, वो भी सूक्ष्म चक्रों के साथ। शौर्य ने अद्विका को अपने करीब लाया और फिर अपनी जगह से गायब हो गया। अगले ही पल वे दोनों हजारों मीटर ऊपर आसमान में थे। शौर्य ने अपने स्टोरेज से जादुई कपड़े की एक बॉल निकली और अद्विका को दे दी। अद्विका ने उसे लिया और अपने खून से उसे अपना बना दिया। कुछ ही देर में अद्विका के कपड़े उसके इच्छा के अनुसार बदल गए। इस वक्त उन दोनों ने गहरे नीले रंग के कपड़े पहन लिए। उनके कपड़े उनके शरीर को कस के फिट बैठे थे। शौर्य फिर वहीं से बेंगलुरु की ओर उड़कर जाने लगा। वे दोनों कुछ ही पल में वहां पहुंच गए जहां से कंट्रोलर इस गेम को कंट्रोल कर रहा था। शौर्य धीमी रफ्तार से नीचे उतरा और उसी हॉल के छत पर खड़ा हो गया। शौर्य ने फिर धीरे से अपने पैर को छत पर मारा और उसके ऐसा करते ही छत किसी पापड़ की तरह टूट गई और अंदर बैठे लोग छत के मलबे में दब गए। शौर्य फिर अपना हाथ झटका और बाहर जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए। अब सभी के सामने एक ही रास्ता था और वो था ऊपर की ओर चढ़ना, लेकिन ये लोग ऊपर नहीं उड़ सकते थे। तभी सभी को आसमान से धीरे धीरे शौर्य और अद्विका उतरते हुए नजर आए। सभी को शौर्य की आवाज सुनाई दी, हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले प्रोमिस किया था कि मैं आपके पास आ रहा हूं तो लो मैं आ गया। मैं अपना प्रोमिस कभी नहीं तोड़ता। शौर्य की आवाज सुनकर वहां मौजूद लोगों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए थे पर जिंदा थे उन्होंने अपने जीवित रहने की अब उम्मीद छोड़ दी थी। शौर्य धीरे से सामने बनी स्टेज के ऊपर उतर गया और फिर उसने अपनी रिंग से एक बड़ा रिकॉर्डिंग कैमरा निकाला और उसे सामने की स्क्रीन को कनेक्ट कर दिया। स्क्रीन पर अब हॉल के अंदर का नजारा दिखाई दे रहा था। तभी शौर्य ने स्क्रीन के पीछे वाली दीवार पर हाथ मारा और एक बड़े मोटे ग्लास का चश्मा पहने हुए एक लड़का बाहर निकल आया। ये वही कंट्रोलर था जो ये सब कर रहा था। शौर्य ने कंट्रोलर को हवा में ही दूर से उठा दिया और फिर बोला, तो मिस्टर कंट्रोलर, या फिर कहूं आशु चंद्रन, आईआईटी चेन्नई के होनहार विद्यार्थी जिन्हें अपने बनाए सिक्योरिटी स्टेट पर बड़ा नाज था और इसके दम पर उन्होंने ये गेम प्लान किया। कंट्रोलर हवा में लटक गया था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसे अपनी मौत का एहसास हो गया था, पर क्या करे, अब उसे कोई नहीं बचा सकता था। उसके बाद शौर्य ने हाल में मौजूद लोगों पर नजर डाली और बोला, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी मौत लाइव दिखाऊंगा।
लो फिर अपनी मौत का तमाशा तुम खुद देखो। इतना कहकर शौर्य ने अद्विका को इशारा किया और अद्विका किसी भूखे शेरनी की तरह उन लोगों के झुंड में घुस गई। उसने ना अब देखा ना ताब और उन लोगों को सीधा किसी गाजर मूली की तरह सिर्फ अपने हाथों से काटना शुरू कर दिया। अद्विका इस वक्त किसी रणचंडी से कम नहीं लग रही। ये सारी घटना स्क्रीन पर फ्लैश हो रही थी और जो लोग जीवित थे वो बस उसे ही देख रहे थे। अब तक सारे जीवित लोग अद्विका के हाथों द्वारा मारे गए थे। पूरा हॉल खून और मांस के छींटों से भर चुका था। खून किसी पानी के पाट की तरह ढलान की ओर बह रहा था। जो लोग अभी भी मलबे के नीचे थे उनके पैरों से खून की धारा बह रही थी। इसे देखकर उनकी जान अब लगभग उनके शरीर से निकल गई थी। तभी अद्विका ने अपने हाथों से मलबे के ऊपरी सतह को पकड़ा और उसे उठाकर हॉल की दूसरी ओर फेंक दिया। फिर उसके नीचे फंसे जिंदा लोगों को खींच खींच कर बाहर निकाला और उन्हें खत्म कर दिया। यहाँ मौजूद हर अमीर आदमी किसी न किसी आईटी कंपनी से जुड़ा था और उनकी कमाई करोड़ों में होती थी। अपने पैसों को बर्बाद करने का ये एक आसान जरिया था और वे लोग इसी गेम के लिए हफ्ते में एक बार यहाँ एकत्रित होकर इस खेल का मजा लिया करते थे। उन सभी को खत्म करने के बाद शौर्य ने कंट्रोलर को नीचे रखा और उसके पास जाकर उसकी आंखों में घूर कर देखने लगा। फिर कुछ सोचकर शौर्य ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसकी सारी मेमोरी कॉपी कर ली। उसके बाद शौर्य ने कंट्रोलर का सैटेलाइट फोन लिया और एक कॉन्फ्रेंस कॉल कनेक्ट कर दी और बोला, सभी प्लेयर्स को ये सूचित किया जाता है कि ये गेम अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो कोई भी इस गेम को खेलने की कोशिश ना करे वरना उन्हें जान से मार दिया जाएगा। सभी प्लेयर्स अब अपने हथियारों को पास ही के पुलिस स्टेशन में जमा कर सकते हैं और ऐसा न करने पर पुलिस खुद तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे घर आ सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी प्लेयर्स को ये सूचना अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इतना कहकर शौर्य ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके ऐसा करते ही दूसरी ओर मौजूद लड़कों के हाथ के फोन भी तुरंत एक छोटे धमाके के साथ फ्यूज हो गए। शौर्य ने इस गेम का एंड कर दिया था और अब उसे कंट्रोलर की कोई जरूरत नहीं थी, तो शौर्य ने ऐसे शैतानी दिमाग को जिंदा रखने की बजाय उसे मारना सही समझा। लेकिन तभी आशु के शरीर से एक काले रंग का धुआं निकलने लगा और एक इंसानी आकृति शौर्य के सामने खड़ी हो गई। ये क्या चीज है? क्या कली इस गेम के पीछे भी था? क्या करेगा शौर्य उस इंसानी आकृति के साथ? CH-157 कली से मुलाकात और बात। शौर्य इस वक्त बेंगलुरु के अंदर मौजूद उस कंट्रोलर के हॉल के अंदर मौजूद था। इस वक्त अद्विका ने लगभग सारे अमीर लोगों को खत्म कर दिया था। इस वक्त आशु, जो इस गेम का कंट्रोलर था, शौर्य के सामने किसी जिंदा लाश की तरह गिरा था। वहीं पर आशु के बगल में एक काला साया उसके शरीर से बाहर निकला था। इस काले साए की लाल आंखें किसी लाल लाइट की तरह चमक रही थी जो उसके धुएंधार काले शरीर को और अधिक डरावना बना रहे थे। जब शौर्य ने उस लाकेसे को देखा तो उसका गुस्सा और खून दोनों खोल गए। उसने सबसे पहले अपना हाथ घुमा दिया और अद्विका को एक ही झटके में डायमेंशन के अंदर भेज दिया। फिर दूसरे ही पल शौर्य ने उस साए की चारों ओर एक घेरा बना दिया ताकि वह उसके बाहर ना निकल सके। शौर्य ने उसके बाद अपने आप को उस काले साए से दूर किया और एक अटैकिंग स्टेंस में खड़ा हो गया। शौर्य की यह हरकत देखकर वह काला साया एक शैतानी हंसी हंसने लगा। लेकिन उसकी हंसी तुरंत गायब हो गई जब वह अपनी शक्ति का उपयोग करके उस घेरे से बाहर जाने की कोशिश करने लगा। इस बार एक और शैतानी हंसी सुनाई दी, मगर ये शौर्य की हंसी थी। क्या बात है कली, तुम तो इस मामूली पहले स्तर के घेरे से भी बाहर नहीं निकल सके, क्या दानव बनेगा रे तू? शौर्य की बात सुनकर वह साया शौर्य को घूर कर देखने लगा, फिर कुछ सोचकर बोला, तो क्या हुआ, तुम मेरे इस रूप को कैद कर पाए, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये बात तो तय है। पर मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ। ये कहकर वह शैतानी साया फिर एक बार हंसने लगा। उसकी हंसी अब और भी ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। तभी शौर्य ने उससे चुप करते हुए कहा, तो क्या हुआ कि तुम असली कली नहीं बल्कि उसके सिर्फ एक प्रतिरूप हो, पर मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे असली रूप तक मेरा संदेश भी पहुंचाएगा और मुझे तुम्हारे असली शरीर का पता भी बताएगा। इतना कहकर शौर्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस काले साए के सिर पर अपना हाथ जबरदस्ती रख दिया। वह काला साया कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी सारी मेमोरी शौर्य ने कॉपी कर ली। फिर शौर्य ने उस साए को छोड़ दिया। उस साए को कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ, पर शौर्य ने उसकी सारी मेमोरी और इन्फॉर्म उसके सिर से निकाल ली थी। साथ ही शौर्य ने उसके मेन शरीर से उसकी लिंक भी बना ली थी। शौर्य ने फिर अपनी शक्तियां का प्रयोग करके उसके मेन शरीर के साथ कनेक्शन लिंक किया और एक गहरी आवाज में कहा,
कैसे हो कली, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, अगर बच सको तो मुझसे बचकर दिखाओ। इतना कहकर शौर्य ने सामने के उस काले साए को किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह सोख लिया और उसे नष्ट कर दिया। उसके ऐसा करते ही यूरोप में बैठे कली के मुख्य शरीर में भी एक तेज दर्द उठा और वह तड़पने लगा। उस कली धुंध के अंदर का कली का शरीर बुरी तरह से दर्द करने लगा और वह पागलों की तरह चीखने लगा। उसके पास खड़े उसके गुलाम उसे ऐसी हारकर करते देख हैरान हो गए, पर कोई कुछ नहीं बोला। कली का असली शरीर जब दर्द में था उसे शौर्य की आवाज भी सुनाई दी और वह किसी पागल हाथी की तरह चीत्कार मारने लगा। कुछ ही देर में उसका दर्द बढ़ने लगा और काले रंग की आग उसके शरीर पर जलने लगी। इस आग ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया और उसके ऊपर जमी धुंध को पूरी तरह खत्म कर दिया। जब उसके ऊपर की कली धुंध हट गई तो सभी को एक डरावना चेहरा दिखाई देने लगा, जिसका पूरा शरीर नीले रंग का था। उसके दो बड़े दांत उसके जबड़ों से होकर बाहर आ गए थे। उसकी डरावनी लाल आंखें और भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी और उसके सिर पर मौजूद दो सींग किसी असुर की भांति प्रतीत हो रही थी। ये कली का असली रूप था और इस नर्क की अग्नि ने उसकी लगभग आधे ज्यादा ताकत को खत्म करके उसे पूरी तरह कमजोर कर दिया था। कली को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह आवाज किसकी थी और वो उसके पीछे कैसे आ सकता है। कली के हिसाब से शंभाला का कोई भी साधक बाहर नहीं आ सकता और कोई नया साधक अब बाहर की दुनिया में जन्म नहीं ले सकता था। कली ने जल्दी से अपने बगल में रखे एक गोल कांच की तरह दिखने वाले गोले पर हाथ घुमाया और अगले ही पल प्रधानाचार्य उसे दिखने लगा। कली ने गुस्से से कहा, क्यों बेखूस बुढ़े, तुझे तेरा काम लगता है ठीक से नहीं करने आ रहा है? तूने किसी को बाहर भेजा था क्या? अभी अभी उस लड़के ने मेरे एक क्लोन को मार दिया है और अब वह मुझे धमकाने की जुर्रत कर रहा है। मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। अगर वह कोई शंभाला वासी होगा तो उसे अभी के अभी मौत के घाट उतार दे और अगर वह कोई बाहरी साधक है तो उसे तू खुद जाकर खत्म कर, वरना मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके मेरे नए दानवों को खिलाऊंगा। कली की डरावनी आवाज सुनकर प्रधानाचार्य डर के मारे कांपने लगा। आज उसे कली का असली चेहरा दिखाई दे रहा था, जो काफी डरावना और बयान था। प्रधानाचार्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, हुकुम, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। ये सुनकर कली गुस्से से बोला, जो भी बोलना है जल्दी बोल, मुझे दूसरे काम भी है। प्रधानाचार्य ने एक गहरी सांस ली फिर बोला, हुकुम, दरअसल बात यह है कि ये साधक कोई मामूली साधक नहीं है। इसने पहले ही मेरे संत स्तर के कई योद्धाओं को खत्म कर दिया है। मैं कई दिनों से उसे खोज रहा हूं मगर मुझे वह अब तक नहीं मिला। वो आम इंसानों के बीच एकदम घुल मिल जाता है। मुझे उसका चेहरा एक्सेस याद है। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको उसका एक वीडियो भेज देता हूँ, आप भी उसे देखिए। मुझे लगता है कि वह जल्द ही शंभाला आने वाला है। ये सुनकर कली ने शौर्य का वह वीडियो अपने एक दास के मोबाइल पर मंगवाया और उस वीडियो को देखने लगा। वीडियो में शौर्य को देखकर कली के चेहरे पर एक मुस्कान आई और फिर उसने उस मोबाइल को फेंक दिया। फिर गरज कर अपने दास से बोला, मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट देता हूँ, मुझे इस लड़के की सारी जानकारी चाहिए, वरना मैं तुम सभी को अपने इन हाथों से मार दूंगा और तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। ये सुनकर सभी दास वहां से वह मोबाइल लेकर बाहर भाग गए। कुछ ही देर में एक दास कुछ तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां पहुंचा, जिस पर शौर्य की सारी जानकारी थी। दूसरी ओर सिस्टम ने जैसे ही देखा कि कोई शौर्य की इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, उसने शौर्य को सतर्क कर दिया था। जब शौर्य ने इंफॉर्मेशन के लोकेशन को देखा तो उसकी मुस्कान और ज्यादा चौड़ी हो गई। इधर कली भी उस जानकारी को देखकर हैरान और परेशान था। ये वही लड़का है जिसने एक जादुई दवा बनाई थी। ये वही लड़का था जिसने पाकिस्तान में बसे उसके सारे आतंकी साजिशों को नष्ट कर दिया था। भारत के अंदर मौजूद उसके सारे ठिकाने और उसके सारे दास शौर्य ने ही मारे थे। ये देखकर कली खुद हैरान था, लेकिन उसे अभी भी शौर्य की ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। पर उसे एक बात जरूर पता थी, अगर शौर्य उसके पास पहुंच जाता है तो वह शौर्य से आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकता। उसने अपने एक दास को बुलाया और कहा, अभी के अभी भारत के अंदर चल रहे हमारे सारे ऑपरेशन रोक दो। जब तक मैं ना कहूं कोई कुछ नहीं करेगा, वरना उसकी सजा सिर्फ मौत होगी। दास ने उसे मुजरा किया और वहां से निकल गया। अब कली को अपनी ताकत बढ़ाने थी, साथ ही उसे शौर्य को भी खत्म करना था। उसे अच्छे से पता था कि ये लड़का भारत में बैठकर उसे घायल कर सकता है, यानी ये कोई साधारण इंसान नहीं है। तभी कली को उसके दिमाग में आवाज सुनाई दे, ओए कली के बच्चे, क्या हाल है? फट गई ना तेरी? तू चिंता मत कर, मैं जल्द ही तुझसे मिलने आ रहा हूँ। फिलहाल तुझे जितनी ताकत बढ़ाने हैं बढ़ा ले बेटा।
जिस दिन मैं तेरे पास आऊंगा ना तो तुझे मैं कोई मौका नहीं दूंगा। तेरी मौत इस दुनिया की सबसे भयानक मौत होगी। और जो तू मेरी जानकारी हाथ में पकड़ कर बैठा है ना उसे रोल करके अपने उस पिछले हिस्से में डाल लेना ताकि तेरी खुजली कम हो जाए। कली ने अपने दिमाग में आवाज सुनी तो सबसे पहले उसने अपने हाथ के सारे शौर्य से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को फेंक दिया और उन्हें आग में जल दिया। फिर उसने गुस्से से कहा, भूलो मत कि तुम सिर्फ एक मामूली इंसान हो। मैं दानव हूँ, कलियुग का कली, ये युग मेरा है। मैं पाप का प्रणेता और रचेता, तुम जैसे इंसान से नहीं डरता। अगर हिम्मत है तो आकर लड़कर दिखा मुझसे। उसके इतने चिल्लाने पर भी उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी और कली किसी पागल सांड की तरह गुस्से से अपने आसपास की चीजों को तोड़ने लगा। इधर शौर्य ने अच्छे से कली की टांग खींची थी। अब शौर्य 24 घंटे कली पर नजर मतलब कान रखकर उसकी सारी बातें सुन सकता था। शौर्य ने कली और प्रधानाचार्य की बातें ध्यान से सुनी थी और अब उसे जल्द से जल्द इस प्रधानाचार्य को खत्म करना था वरना शंभाला खतरे में पड़ सकता है। शौर्य इस वक्त उसी हॉल के अंदर खड़े होकर उन लाशों को देख रहा था। शौर्य ने अपने हाथ से एक बड़ा आग का गोला प्रकट किया, फिर उसने उस गोले को उस हॉल के बीचों बीच फेंक दिया। उसके ऐसा करते ही वहां पर एक धमाका हो गया और वह पूरा का पूरा हॉल धमाके में गायब हो गया। कुछ ही देर में वहां सिर्फ एक सपाट जमीन बच गई थी। वहां दूर दूर तक खेत फैले थे जिस वजह से इस घटना के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। शौर्य फिर अपने डायमेंशन के अंदर एंट्री मारी और अद्विका के सामने पहुंच गया। अद्विका शौर्य को देखकर उसके पास दौड़े चली आई। तभी शौर्य ने उसे गले लगाया और सब कुछ विस्तार से समझा दिया। जब अद्विका को कली के अस्तित्व के बारे में पता चला तो वह पहले डर गई, फिर उसने मन में कुछ सोचा और बोली, शौर्य, मैंने अब तय किया है कि मैं भी तुम्हारे साथ इस युद्ध में भाग लूंगी और इस कली को दुनिया से खत्म कर दूंगी। इसके लिए फिर मुझे चाहे जो भी करना पड़े मैं वह करूंगी। अद्विका की बात सुनकर शौर्य का दिल खुश हुआ और उसने अपनी पकड़ अद्विका के ऊपर कस ली और बोला, तुम सच में मेरी अर्धांगिनी बनने के काबिल हो, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। तो फिर हम पहले अपनी शादी की बात खत्म कर देते हैं और फिर मैं तुम्हें दूर हिमालय की सैर पर लेकर जाऊंगा। ये सुनकर अद्विका तुरंत बोली, क्या हम हिमालय हमारे हनीमून के लिए जाएंगे? शौर्य ने ये सुना तो वह बोला, हाँ तुम ऐसा सोच सकती हो, पर हम वहां कुछ गंदगी को भी साफ करेंगे जिसने उस पवित्र जगह को अपवित्र किया है। अद्विका शौर्य के कहने का मतलब तुरंत समझ गई और उसने हाँ में गर्दन हिलाई। तभी साधना चैम्बर के अंदर से विराज और इशिका दोनों बाहर निकले। उनकी साधना भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। शौर्य की दवाइयां और वातावरण की गाढ़ी आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण उन दोनों ने भी मणिपुर चक्र तक का सफर तय कर लिया था, मगर उनके सूक्ष्म चक्र अभी तक नहीं खुले थे। उन दोनों के बाहर आते ही शौर्य ने उन्हें पेट भर खाना खाने के लिए कहा। उनका खाना खत्म होते ही शौर्य ने उसके शादी की बात दोनों को समझा दी। शौर्य ने अगले 5 दिन डायमेंशन के अंदर बिताए। जब उसके परिवार के लोगों ने भी साधना के कुछ पड़ाव पार किए तो वे लोग भी बाहर आ गए थे। सभी ने साधना के पहले 2 चक्र पार कर लिए थे और अब उनकी ताकत आम इंसानों से ज्यादा बढ़ गई थी। शौर्य ने पूरा एक दिन उन लोगों से युद्ध कला का अभ्यास करवाया और उनसे बेहद ज्यादा मेहनत करवा ली। शौर्य के ऐसा करने की वजह से सभी लोग शौर्य से नाराज हो गए थे, पर शौर्य को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। आखिरी के दिन शौर्य ने सभी के लिए दावत का इंतजाम कर लिया, फिर उसने सभी को उनके पसंद के हिसाब से कुछ आध्यात्मिक हथियार दिए। ये हथियार उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए काम आने वाले थे। साथ ही सभी के लिए शौर्य ने अपनी तवत्सर के ज्ञान का उपयोग करके कुछ अंगूठी बनाई जो स्टोरेज की क्षमता रखती थी। इन अंगूठियों से सभी लोग बेहद खुश हो गए थे। इन गिफ्ट्स की वजह से सबकी शौर्य के प्रति नाराजगी भी फुर हो गई। जब शौर्य ने सभी को बाहर लाया तो सभी लोग हैरान हो गए थे। डायमेंशन के अंदर 15 दिन बीते थे मगर बाहर सिर्फ 5 दिन बीते थे। सभी लोग उसके बाद अपनी कैब कमरे में चले गए और अपने मोबाइल फोन को सभी ने चार्ज किया। उसके बाद सभी कारोबार लोगों ने अपने बिजनेस का स्टेटस चेक किया। सब कुछ चेक करने के बाद फिर एक बार परिवार के सभी लोग नीचे मेन हॉल में आ गए। सबके आते ही बड़े दादाजी ने सभी से कहा, मैं सोच रहा हूँ कि कल हम सभी लोग अद्विका के घर रिश्ते की बात करने चले जाए। कल का दिन भी अच्छा है, तो इस मौके को गंवाना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके बाद हम लोग फिर एक बार बिजी हो जाएंगे। ये सुनकर सभी ने इस बात पर सहमति दिखाई और फिर इधर उधर की बातें करने के बाद सभी लोग अपन अपने करे में चले गए। घर की लड़कियों ने अपने मोबाइल हाथ में लेते ही सोशल मीडिया पर अपने सारे फोटो शेयर कर दिए।
उन्होंने क्लिक किए फोटोज उन जगहों के थे जो डायमेंशन के अंदर की थी। इन फोटोज में खूबसूरती उबाल मारकर बाहर आ रही थी। कुछ लोगों ने तो ये फोटो नकली होने का दावा भी कर दिया, पर तभी परिवार के बाकी लड़कियों ने भी सेम फोटोज डाल दिए तो वो लोग हैरान हो गए। इधर सोशल मीडिया पर डायमेंशन के अंदर की तस्वीरें वायरल हो गई थी। कई लोग अब परिवार के लोगों को मैसेज करके इस जगह के बारे में पूछने लगे थे, जिस वजह से सभी लोग परेशान हो गए। उनके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। उनकी हालत ऐसे हुई थी मानो बोले तो बोले क्या और सुने तो सुने क्या। जब ये बात शौर्य को पता चली, उसके माथे पर बल पड़ गए थे। उसी वक्त सिया की एक तस्वीर पर एक अजीब कमेंट आए। इस कमेंट को देखकर सिया भी हैरान हो गई और उसने शेयर को वह कमेंट दिखाई जिसे देखकर शौर्य के माथे पर बल पड़ गए। ऐसा क्या था उस कमेंट में? ऐसा क्या था उस तस्वीर में? किसने की थी ये कमेंट? अब क्या होने वाला है आगे? CH 158 वैशाली और उसका परिवार। अग्निहोत्री परिवार के लड़कियों ने डायमेंशन के अंदर खींची तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी थी। इधर कशिश, सिमरन और रिया ने भी यही किया था। घर के मर्दों ने भी इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। पोस्ट करते वक्त तो उन्हें कोई परेशान नहीं हुई, पर उसके बाद उनकी परेशानी बढ़ गई। उन सभी को उनके फॉलोअर्स और दोस्तों ने फोन करके इस जगह के बारे में पूछना शुरू कर दिया, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें खुद पता नहीं था कि वह जगह धरती पर कहाँ है, फिर इनको वे कैसे इस जगह के बारे में बताएंगे। पर उनकी तस्वीरें कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और एक तस्वीर ने सिया की परेशानी बढ़ा दी। ये तस्वीर सिया और डायमेंशन के अंदर रहने वाली एक लड़की की थी। इस लड़की का नाम वैशाली था, जिसे शौर्य ने हरियाणा के आतंकवादी कैंप से बचाया था और वह इस वक्त डायमेंशन के अंदर साधना कर रही थी। ये बेहद चुलबुली लड़की थी, इस वजह से उसकी दिया और बाकी लड़कियों के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब वे लोग नदी पर गए थे तभी सिया ने उसके साथ एक सेल्फी निकाली थी और इसी सेल्फी को दिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दी थी। जब ये फोटो वायरल हो गई तो तभी उसे उस पोस्ट पर एक कमेंट दिखाई दी। ये कमेंट थोड़ी सी आउट ऑफ द वे थी। बाकी कमेंट्स इस जगह का पता पूछ रही थी तो कुछ लोग उसके खूबसूरती की तारीफ कर रही थी, पर ये कमेंट उसे एक ऑफर दे रही थी। मुझे इस लड़की का पता दो, हम तुम्हें 2 करोड़ रुपए देंगे। बात पैसों की नहीं थी, पर बात उस लड़की के पते के बदले पैसे देने की थी। ऐसी क्या वजह थी जो ये आदमी इस लड़की के लिए इतने पैसे देना चाहता था? कमेंट करने वाला आदमी एक वेरीफाइड अकाउंट होल्डर था। इसका नाम रविंद्र चौधरी था और ये हरियाणा का बहुत बड़ा कारोबारी था। साथ ही हरियाणा में चौधरी परिवार सबसे ताकतवर परिवार माना जाता था। रविंद्र की पोस्ट पर शौर्य ने देखते ही कमेंट में अपना नंबर पोस्ट कर दिया। ये कमेंट शौर्य ने सिया के अकाउंट से की थी, क्योंकि शौर्य के पास अपना सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था। कुछ ही देर में शौर्य के मोबाइल पर रविंद्र का फोन आया। शौर्य ने उठाते ही रविंद्र से पूछा, तुम्हारा वैशाली के साथ क्या रिश्ता है और तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? शौर्य के इस सवाल पर रविंद्र पहले थोड़ा झिझका, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, वैशाली मेरी छोटी बहन है। हमारे दुश्मनों ने उसे बचपन में हमसे दूर कर दिया था, लेकिन जब हमें उसका पता चला तब तक देर हो चुकी थी। उसे एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोगों को बेच दिया गया था। ये सुनकर शौर्य ने रविंद्र से कहा, हाँ ये बात सच है कि उसे उन मानव तस्करी के लोगों ने किडनैप किया था और उसके साथ मानवीय अत्याचार भी हुए थे। लेकिन मैंने उसे उन लोगों के चंगुल से बचाकर एक नई जिंदगी दी है और उसे भी अब तुम लोगों के साथ रहने की कोई इच्छा नहीं है, तो बेहतर होगा कि उसे पारिवारिक झमेलों में डालकर उसकी खुशी को फिर एक बार मत छीनो। शौर्य की बात रविंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह गुस्से से बोला, मेरा नाम रविंद्र चौधरी है, मैं हरियाणा का सबसे रईस आदमी हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें मेरी बहन के बदले 10 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, क्या रविंद्र तू तो साला सिटी निकला। तुझे एक बात बता दूं, तू जितना उसका भाई है उससे ज्यादा भाई मैं उसका हूँ। मैंने उसे बचाने के लिए लाशों के अंबार लगाए थे। और रही बात पैसों की तो तुम मेरा नाम भी सुन लो, मेरा नाम शौर्य अग्निहोत्री है और मैं गीतांजलि कॉरपोरेशन का इकलौता मालिक हूँ। तो क्या तुम मेरी बहन मुझसे खरीदने की औकात रखते हो? शौर्य का इंट्रोडक्शन सुनते ही रविंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने वह मिश्रा परिवार के खात्मे का नजारा घूमने लगा था। वहां बह रहा खून रविंद्र को किसी बहते हुए खून के नदी से कम नहीं लग रहा था।
साथ ही उसे ये भी याद आ रहा था कि किस तरह गीतांजलि कॉरपोरेशन ने हमेशा उनके खिलाफ साजिश करने वालों को सीधा मौत के घाट उतार दिया था और इस बात पर सरकार उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए रविंद्र एकदम से चुप हो गया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, शौर्य सर, क्या मैं आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? रविंद्र के आवाज में आई हुई नरमी को समझकर शौर्य ने उसे आगे बोलने के लिए कहा, क्या क्या मैं अपनी बहन से एक बार मिल सकता हूँ? आप मुझे गलत मत समझिए, मैं बस उससे मिलकर एक बार बस ये बताना चाहता हूँ कि उसका ये परिवार आज भी उसका इंतजार कर रहा है। अगर वह चाहे तो हमारे साथ वापस आ सकती है और उसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। शौर्य ने जब ये सुना तो उसने उसे अपना मुंबई का एड्रेस बता दिया। रविंद्र ने भी एड्रेस मिलते ही अपने घर के सभी लोगों को तुरंत ये बात बता दी और अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई के लिए अपने प्राइवेट जेट से निकल आया। इस वक्त उसके साथ उसके माता पिता, चाचा चाची और उसकी बुआ और फूफा थे। साथ ही उसके चचेरे और फुफेरे भाई बहन थे। शाम के 4 बजे तक सभी लोग मुंबई पहुंच गए थे। उन्होंने आते ही शौर्य के बताए एड्रेस पर अपनी गाड़ियों का काफिला घुमा दिया। इधर शौर्य ने वैशाली से मिलकर सारी बात उसे समझा दी थी। पहले तो वैशाली इन लोगों से मिलने से मना कर रही थी। इन लोगों से मिलकर वैशाली के पुराने जख्म ताजे हो रहे थे। जब शौर्य ने उसके हाव भाव देखे तो उसने उसे प्यार से समझाया और फिर उससे असली कारण पूछा, जिस पर वैशाली ने पहले तो ना नुक्क किया, लेकिन फिर उसने शौर्य को अपने साथ हुए उस हादसे के बारे में बताया। शौर्य ने जब ये सुना तो उसका खून खौल गया था। उसके लिए ये सारी लड़कियां उसकी बहनें थी और उनके साथ हुए अन्याय को सुनकर उसका खून खौलना आम बात थी। शौर्य ने वैशाली को डायमेंशन से बाहर लाया और वो दोनों अपने परिवार के लोगों के साथ विला पर चौधरी परिवार का इंतजार करने लगे। शाम के समय चौधरी परिवार के सभी लोग विला पर पहुंच गए थे। जब सब लोग विला के अंदर आए तो उन्होंने शौर्य के घर पर मौजूद लोगों को देखा और हैरान हो गए। इतने लोग अकी परिवार के अंदर रहते थे और वो भी हंसी मजाक करते हुए गप्पे लड़ा रहे थे। वहीं उनकी नजर वैशाली पर पड़ी जो कि हंस हंस कर बातें कर रही थी। जब वैशाली ने इन लोगों को देखा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। शौर्य ने उन्हें सामने रखे सोफे और कुर्सियों पर बैठने के लिए कहा। परिवार के औरतें चाय पानी देखने के लिए वहां से किचन में चली गई, साथ ही बाकी लड़के भी अपने अपने कमरे में चले गए। इस वक्त हॉल में सिर्फ जामवाल दादाजी, शौर्य के सभी चाचा और बड़े दादाजी मौजूद थे। शौर्य ने रविंद्र को एक बार देखा और फिर उसकी नजर सब लोगों पर गई। तभी उसने देखा कि इन लोगों में 3 लोग बार बार अपनी नजरें चुरा रहे थे। ये थे वैशाली के फूफा अनूप कुमार, उसकी बुआ मालिनी और उनका बेटा योगेंद्र। शौर्य ने उन्हें घूर कर देखा और बाकी कोई कुछ बोल पाता उनसे पहले शौर्य बोल पड़ा, वैशाली जब 14 साल की थी तो उसे तुम्हारे दुश्मनों ने नहीं तुम्हारे अपनों ने किडनैप करवाया था। उसके बाद वह उन किडनैपरों की एक गलती के कारण जैसे तैसे छूट गई, पर जब वो लौटी तो कुछ लोगों ने आपके घर तक पहुंचने से पहले ही दूर कर दिया। बात यहीं तक होती तो ठीक था, मगर उसे आपके परिवार से बार बार दूर रखा और वैशाली को अपना जीवन जीने के लिए भीख मांगनी पड़ी। उसे एक अनाथाश्रम द्वारा पाला पोसा गया, पर कुछ ही दिनों में जब उसने अपना कॉलेज स्टार्ट किया तो उन वहशी आतंकवादियों ने कॉलेज के रास्ते से ही किडनैप करवाया। उसके बाद जो उसके साथ हुआ उसके लिए उन लोगों को मैंने अपने इन हाथों से काटकर फाड़कर फेंक दिया था। मैंने वैशाली के लिए और उसके जैसी उन सभी लड़कियों लिए मैंने वहां खून की होली खेली थी और लाशों के अंबार रचे थे। तब जाकर मुझे मेरी ये बहन मिली है। तो अब मुझे बताओ, पिछले 6 सालों से तुमने अपनी बेटी, पोती और बहन के लिए क्या किया है? शौर्य का सवाल सुनकर सारे चौधरी परिवार के लोग एकदम से चुप हो गए और उन्होंने अपना सिर नीचे झुका दिया। तभी वैशाली अपने जगह पर खड़ी हो गई, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी। उसने अपना हाथ आगे किया और उसके फूफा, बुआ और उनका बेटा तीनों हवा में लटक गए। वैशाली एक शातिर मुस्कान के साथ आगे बढ़ी और फिर दांत पीसते हुए बोली, क्या हुआ बुआ, आपने ये कभी नहीं सोचा था ना कि हमारी मुलाकात दोबारा हो जाएगी? पर क्या करें, ये आपकी फूटी किस्मत थी। चलिए फिर इसी बात पर बोलना शुरू करो, वरना मैं ये पूरी कोशिश करूंगी कि तुम तीनों इस दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत भी तुम कबूल कर लोगे। वैशाली ने फिर अपनी ताकत से उन तीनों के गलों पर अपना दबाव बनाना बंद कर दिया। पूरा चौधरी परिवार इस घटना से काफी डर गया था। उनकी बेटी ये कैसा जादू कर रही थी? ये हो क्या रहा है? क्या ये कोई भूत है? क्या ये उनकी बेटी वैशाली ही है या कोई और है? इसने सिर्फ उसके बुआ के परिवार को ही क्यों टारगेट किया है? ऐसे कई सवाल उनके सिर में घूम रहे थे।
बुआ ने जैसे तैसे थोड़ी सांस ली और बोली, कोई मुझे बचाओ, ये लड़की मुझे मार देगी। बाबूजी, भैया मुझे बचा लीजिए। बुआ की बात सुनकर वैशाली का माथा ठनक गया और उसने कहा, बजात औरत, तुझे मैंने जो पूछा है उसका मुझे जवाब दे, बेवजह की बकवास मैं सुनना नहीं चाहती। इतना कहकर वैशाली ने एक ही झटके में बुआ के बेटे को हवा से जमीन पर पटक दिया, फिर उसे एक बार फिर उठा दिया और फिर एक बार पटक दिया। ऐसा करने से वह जोरदार चीखों के साथ चिल्लाने लगा, दर्द में करहाने लगा। उसका सिर फट गया था और काफी खून गिर गया था। साथ ही उसके शरीर की कुछ हड्डियां टूट गई थी। उसकी चीखें सुनकर इस बार बुआ बहुत डर गई थी और किसी पोपट पंछी की तरह उसने बोलना शुरू किया, मुझे माफ करो वैशाली, हाँ मैंने ही तुम्हें किडनैप करवाया था। उन रावत परिवार के लोगों ने मुझे और मेरे पति को उनके टेक्सटाइल कंपनी के 40% शेयर दिए थे। साथ ही मैं पूरे परिवार में तुमसे सबसे अधिक नफरत करती थी, क्योंकि तुम्हारे जन्म के वक्त मैंने मेरे बेटे को खोया था। तुम्हारे जन्म के वक्त पूरा परिवार तुम्हारी माँ की वाहवाही कर रहा था और मेरा बेटा उस जेनेटिक बीमारी से जूझ रहा था। मुझे उसे इलाज के लिए अमेरिका लेकर जाना था, पर उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे की ट्रीटमेंट के लिए तुम्हारे जन्म के बाद निकलूं। ट्रीटमेंट में देरी होने के कारण मेरे बेटे ने उसी दिन दम तोड़ दिया जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ। तुम मेरे लिए किसी अपशगुन से कम नहीं थी, इसीलिए मैंने बदला लेने के लिए तुम्हें मारना चाहा, पर उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकी। उसके बाद बुआ ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैंने लगभग 14 साल तक इंतजार किया, फिर एक दिन रावत परिवार के साथ मिलकर तुम्हारे किडनैपिंग और हत्या का षड्यंत्र रचा, लेकिन मुझे क्या पता कि तुम उन लोगों से बचकर निकल जाओगी। जब मुझे ये पता चला तो मैंने तुम्हें ढूंढ रहे लोगों को बहुत सारे पैसे देकर खरीद लिया और उन्होंने तुम्हें घर तक पहुंचने नहीं दिया। बुआ की बात सुनकर परिवार के लोगों का गुस्सा अब फूट पड़ा। वैशाली के पिता ने तो तरह तरह की हरियाणी गालियां देना शुरू किया, फिर उन्होंने हॉल में रखा फ्लावर वास उठाकर सीधा बुआ के सिर पर फेंक दिया। बुआ का सिर फूट गया, लेकिन वास को कुछ नहीं हुआ। शौर्य वहीं बैठकर ये सारा तमाशा देख रहा था। उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो ये सब रोके, उसकी तो इच्छा थी कि वो उस बुआ के इतने टुकड़े कर दे कि देखने वाले की आत्मा तक कांप जाए। बुआ अपना सिर पकड़कर हवा में ही लटके लटके रोने लगी। अब सबकी नजरें फूफा पर गई, जो ये सब देखकर सदमे में था। उसे अच्छे से पता था कि उसके बीवी ने सारे राज उगल दिए हैं। उसने अब अपना मुंह खोला और बस इतना ही कहा, हाँ मैंने और मेरे बेटे ने इस सारे कांड मेरे पत्नी का साथ दिया और मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूँ जितना मेरी पत्नी इस बात में जिम्मेदार है। फूफा ने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया था, पर उसे किसी ने कुछ नहीं किया। वैशाली ने भी इस बार तीनों को जमीन पर पटक दिया। ये पटकनी इतनी तेज थी कि तीनों की हड्डियां चटकने की आवाज साफ साफ सुनाई दी। वैशाली ने फिर एक बार अपने उस भूले बिसरे परिवार को देखा और बोली, तुम्हारा परिवार अंदर से सड़ा हुआ है। तुम्हारे घर में हर कोई एक दूसरे को पीछे खींचता है और एक दूसरे के काम में टांग गड़ाता है। मुझे ऐसे परिवार में वापस आने की कोई इच्छा नहीं है। तुम्हारा परिवार परिवार नहीं बल्कि घोड़ों के रेस का मैदान है। ऐसे परिवार से अच्छा तो मेरा ये परिवार है, जहां मेरी 100 से भी ज्यादा बहनें हैं और एक बड़ा भाई, जिसके आगे सारी दुनिया झुकती है, और वह हमारे लिए लाशों का अंबार लगा सकता है। तुम लोग सिर्फ मुझे दूसरे लोगों को कहकर ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन खुद कभी बाहर नहीं आए मुझे ढूंढने के लिए। अगर ऐसा हुआ होता तो मैं कब की अपने घर वापस आ जाती। तुम्हें तो बस अपने परिवार का सदस्य वापस चाहिए था, जिंदा या मुर्दा तुम्हें उसकी भावना से कोई मतलब नहीं था। तो बेहतर होगा कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ और कभी मुझे ढूंढते हुए यहाँ मत आना। मैं अब वैशाली चौधरी नहीं, वैशाली अग्निहोत्री हूँ। इतना कहते ही वैशाली ने शौर्य को देखा और बोली, भाई मुझे वापस भेज दो। इस वक्त वैशाली के चेहरे पर कोई गम नहीं था, ना ही खुशी। उसके दिल से परिवार कब का निकल चुका था। उसके लिए, अपने माँ के लिए भी कोई प्यार नहीं बचा था। उसकी बात सुनकर शौर्य ने अपना हाथ हिला दिया और वैशाली डायमेंशन के अंदर चली गई। शौर्य ने फिर रविंद्र के परिवार को देखा और कहा, आप लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे कि आपकी हैसियत वैशाली के आंखों में कितनी है। आप लोगों की वजह से उसके पुराने जख्म फिर एक बार ताजे हो चुके हैं। अगर उसे तुम्हारी वजह से कोई तकलीफ हुई तो मैं तुम्हारे परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा, और मैं ये पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ और ये कर भी सकता हूँ। तो बेहतर होगा कि इसके बाद मेरे परिवार से दूर रहे। शौर्य की धमकी सुनकर पूरा चौधरी परिवार सन रह गया। तभी उन्होंने अपने सामने बुआ, उसके पति और बेटे को काले रंग के आग में जलते हुए देखा। उन तीनों की चीखें सबको साफ साफ सुनाई दे रही थी, पर किसी ने भी आगे बढ़कर उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की।
कुछ ही देर में वो तीनों राख में तब्दील हो गए और उनका अंत हो गया। इसके बाद शौर्य ने कहा, भले वैशाली तुम्हें माफ कर दे लेकिन मैं नहीं कर सकता, एक मासूम की जिंदगी बर्बाद करने वालों को मैं जीवित नहीं छोड़ता। शौर्य के इस रवैये ने चौधरी परिवार को अंदर तक डरा दिया था। आज उनके सामने जो भी घटना घटी सारी की सारी जादुई और चमत्कारी लग रही थी। अगर ये सब वे बाहर किसी और को बताएंगे तो लोग उन्हें पागल कहेंगे। वो लोग अब इतना डर गए थे कि उनके मुंह से एक आवाज भी निकल नहीं रही थी। तभी इस शांति को चीरते हुए एक आवाज आई। ये आवाज किसकी थी? क्या कहना चाहती थी ये आवाज? अब क्या होगा आगे? CH 159 शौर्य पहुंचा अगमलोक। शौर्य के घर पर पूरा चौधरी परिवार डर के मारे सिमटकर अपनी जगह पर जम चुका था। उनके परिवार के 3 सदस्यों को शौर्य ने उनकी बेटी के खातिर जिंदा जला दिया था। ये मंजर बहुत ही डरावना लग रहा था। जब वे लोग उसी डर में शौर्य के विला से जाने वाले थे तभी एक आवाज ने उन्हें अपने डर से बाहर लाया। शौर्य, सभी मेहमानों के लिए चाय तैयार हो चुकी है तो जरा रुको। ये सुनकर पूरे चौधरी परिवार का डर थोड़ा कम हो गया और वो सब शॉक स्टेज से बाहर आ गए। शौर्य भी तुरंत शांत हो गया और उसके चेहरे पर दिखने वाला वह डरावना गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह एक सुंदर सी मुस्कान ने ले ली। शौर्य की बड़ी चाची नौकरों के साथ चाय की बड़ी ट्रे लेकर हॉल में आ गई। नौकरों ने सभी को चाय दे दी लेकिन 3 कप रह गए। ये देख नौकर बड़ी चाची से बोला, मैडम 3 लोग कम हो गए हैं, इसीलिए 3 कप चाय बच गई है। ये बात सभी ने सुनी तब सारे चौधरी परिवार वाले और अग्निहोत्री परिवार के वो लोग जो इस घटना के दौरान वहां मौजूद थे सभी लोग शौर्य की ओर देखने लगे। बड़ी चाची को समझने में देर नहीं लगी कि 3 लोगों के कम होने के पीछे शौर्य का किसी न किसी तरह की हाथ है तो उन्होंने शौर्य के कान को पकड़ लिया। शौर्य ने तुरंत अपने हाथ खड़े किए और बोला, माँ वो लोग बड़ी जल्दी में थे तो मैंने उन्हें उनके रिश्तेदारों से मिलने के लिए भेज दिया। उनके रिश्तेदार यही मुंबई में ही रहते हैं। अगर चाय बच गई है तो उनके हिस्से की मैं पी लेता हूँ। शौर्य ने ये बात इतनी मासूम से कही थी वहां मौजूद दोनों परिवार के लोगों को तो बड़ा झटका लगा। कुछ देर पहले का शौर्य और अभी अपनी सफाई पर मासूमियत के साथ झूठ बोल रहे शौर्य में बहुत अंतर था। बड़ी चाची ने भी फिर इस बात पर ज्यादा सवाल नहीं किया। सभी लोगों को चाय और बिस्किट देने के बाद वह खींचे में चली गई। चौधरी परिवार अब ये सोच रहा था कि उन लोगों की चीखें अंदर किचन में सुनाई नहीं दी क्या जो उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये कैसे हो सकता है? इसका आसान जवाब ये था कि शौर्य ने उनके आते ही आसपास एक बैरियर बना दिया था जो आवाज को बाहर जाने से रोक रहा था। इसीलिए किचन में मौजूद लोगों को बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अपनी चाय खत्म करके रविंद्र और उसका परिवार वाहन से जाने लगा तभी विशाल की मां ममता चौधरी शौर्य के सामने आए और भरी आंखों से शौर्य से हाथ जोड़कर बोली, शौर्य बेटा क्या मेरी बेटी मेरे साथ भी बात नहीं कर सकती क्या? मुझे पता है तुम बहुत बड़े आदमी हो पर मैं एक माँ हूँ, मुझे मेरे बेटी के साथ बात करनी है और इस बात के लिए तुम मुझे मना नहीं कर सकते। ममता की बात पर शौर्य भी थोड़ा इमोशनल हो गया। शौर्य ने उनके दोनों हाथों को पकड़ा और बोला, देखिए आंटी मैं आप दोनों माँ बेटी के रिश्ते में नहीं आ सकता। अगर आप उसके साथ बात करना चाहती है तो मैं उसे अभी बाहर लेकर आता हूँ। इतना कहकर शौर्य अपने कमरे में चला गया। जब वह अपनी जगह से पीछे मुड़ा था तभी उसके आंखों से भी एक आंसू का कतरा छलककर नीचे गिर गया। शौर्य अपने कमरे के अंदर आकर सीधा डिम में चला गया। उसने वैशाली को ढूंढा और उसके पास जाकर उसे बोला, वैशाली मुझे ये बात अच्छे से पता है कि तुम अपने परिवार से नाराज हो पर तुम एक बार अपनी माँ के बारे में भी सोचो, क्या वह तुम्हारे ऐसे वापस आने से खुश होगी? शौर्य ने कही इस बात पर वैशाली एकदम से सोच में पड़ गई और फिर बोली, क्या माँ अभी भी विला के अंदर है? अगर वह विला में अभी भी है तो मैं उनसे एक बार मिलने चाहूंगी। गुस्से में मैं माँ के बारे में भूल ही गई। वैशाली के इतना कहते ही शौर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और दोनों छत से गायब हो गए। अगले ही पल वे दोनों शौर्य के कमरे के अंदर थे। कमरे के अंदर से शौर्य विशाल को बाहर लेकर आया। इस वक्त ममता जी उसका सोफे पर बैठकर इंतजार कर रही थी। इस वक्त अग्निहोत्री परिवार के लोग सिर्फ किसी प्रेक्षक की तरह ये सब कुछ देख रहे थे। पूरी बात के दौरान कोई भी कुछ नहीं बोला था। अब तो बड़े दादाजी को लग रहा था कि वे कोई नाम के ही जज है जो सिर्फ यहाँ दलील सुनने आए हैं, लेकिन फैसला सुनाने का हक भी उनके हाथ में नहीं है। इधर वैशाली उसके माँ के सामने खड़ी थी और अपनी भरी आंखों से अपने माँ को देख रही थी। वहीं रविंद्र भी इस पूरे घटना को ध्यान से दूर खड़े होकर देख रहा था।
दोनों माँ बेटियां एक दूसरे से गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगी। वैशाली के माँ ने कई बार अपने बेटी की बुलाया ले रही थी। ममता ने प्यार से अपने बेटी का सिर सहलाया और उसके माथे को चूम कर उसे बोलने लगी, बेटी क्या तुम्हें अपने माँ पर भी गुस्सा है जो तुम मुझे बिना देखे बिना बात किए चली गई। अपनी बात सुनकर वैशाली ने अपना सिर नामे हिलाया और बोली, माँ मैं आपसे नाराज नहीं हो सकती, आप वह इकलौती इंसान थी उस घर में जिसने मुझसे सच में प्यार किया था। भला मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ। मैं तो बस उन लोगों से नाराज थी जो लोग अपने परिवार का रुतबा और कारोबार के पीछे इतने पड़े थे कि वो लोग मुझे ढूंढने के लिए अपने नौकरों को भेज रहे थे। ऐसे लोगों से मैं अपने दिल से नफरत करती हूँ। वैशाली की ऐसी बातें सुनकर ममता भी थोड़ी हैरान हो गई, पर उसे भी अच्छे ये बात पता थी कि जो भी वैशाली ने कहा वह बात सच थी। परिवार के लोगों ने विशाल ढूंढने के लिए एक नौकरों की टीम बनाई थी और उन्हीं लोगों ने अपना पूरा जोर लगाकर वैशाली को परिवार से दूर रखा और उसके बारे में जो खबरें थी उन्हें बाहर ही दबा दिया था। ममता ने वैशाली के साथ कुछ देर और बातें की। जब माँ बेटी को लगा कि और ज्यादा देर तक वे दोनों नहीं रुक सकते तो ममता अपने परिवार के साथ वापस चली गई। रविंद्र के पिता ने बाहर आते ही अपने एक असिस्टेंट को फोन लगाया और उन सभी लोगों को घर पर बुला लिया जो लोग वैशाली को ढूंढने के लिए उनके परिवार ने काम पर रखे थे। चौधरी परिवार देर रात जब घर पहुंचा तो उनके घर के सामने वाले एरिया में वो सब लोग खड़े थे जो लोग वैशाली को ढूंढने के लिए भेजे गए थे। घर पर आते ही रविंद्र के पिता ने बिना कुछ पूछे सभी लोगों को अपनी बंदूक निकालकर सीधा गोलियों से भून दिया। उनके सामने सभी नौकरों की लाशें गिरी थी। ये सीन बहुत ही डरावना था, लेकिन ये शौर्य ने किए हुए कारनामे के आगे चाय कम पानी था। इधर अग्निहोत्री मैंशन में वैशाली भी आज विला पर सिया और बाकी लड़कियों के साथ रुक गई। अद्विका भी अपने कमरे में इधर से उधर गेड़ियां मार रही थी और इसका कारण थे उसके दादाजी। जब उसके दादाजी मुंबई के लिए निकले तब उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट से निकलते वक्त अद्विका को फोन करके बताया था। और अब 6 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका था मगर उसके दादाजी अभी तक मुंबई नहीं पहुंचे थे। रात के 9 बजे जब शौर्य अद्विका को खाने पर बुलाने आया तो उसने अद्विका को परेशान देखा। उसने चिंता से अद्विका के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ अद्विका, तुम किस बात से परेशान हो? मुझे बताओ, अगर हो सके तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। शौर्य की बात सुनकर अद्विका अपने विचारों से बाहर आए और उसकी आंखें भर आई। उसने भरी आंखों से शौर्य को देखकर कहा, शौर्य दादाजी दोपहर को दिल्ली से निकले थे मगर अभी तक उनकी फ्लाइट मुंबई नहीं पहुंची। मुझे अब बहुत डर लग रहा है। फ्लाइट कभी भी इतना देर नहीं लगा सकती है। दिल्ली एयरपोर्ट के अनुसार उनका फ्लाइट से कांटेक्ट टेक ऑफ के आधे घंटे बाद टूट गया है। ये सुनकर शौर्य ने अपना माथा पीट लिया और अद्विका के दोनों कंधों को पकड़कर हिलाते हुए बोला, अद्विका क्या तुम मुझे ये बात पहले नहीं बता सकती थी? अब और देर मत करो, चलो मेरे साथ। इतना कहकर शौर्य ने अद्विका को किसी राजकुमारी की तरह अपनी गोद में उठा लिया और गायब हो गया। अगले ही पल वह हजारों मीटर ऊपर आसमान में थे। शौर्य ने तुरंत सिस्टम को उस प्लेन को ट्रैक करने के लिए कहा। कुछ देर में सिस्टम का जवाब आया जिसे सुनकर शौर्य बहुत हैरान हुआ। होस्ट, ये प्लेन दिल्ली से मुंबई आते वक्त अरावली पर्वतीय क्षेत्र में अचानक गायब हो गया है। सैटेलाइट के आखिरी निरीक्षण के मुताबिक ये प्लेन किसी आयामी दरार में फंस गया होगा। ये आयामी दरार ज्यादातर अवकाशीय ऊर्जा उत्सर्जन के वजह से तैयार होती है। इनके वजह से स्पेस के अंदर बड़ी दरार आ जाती है और उसके आसपास आने वाली सारी चीजें उसमें खींची चली जाती है, लेकिन इनका डेस्टिनेशन निश्चित नहीं होता। सिस्टम की बात सुनकर अब शौर्य के मन में एक अनजान डर ने जन्म ले लिया था। शौर्य ने तुरंत उस जगह की ओर अपनी रफ्तार बढ़ा दी जिस जगह पर आखिर में उस प्लेन को लोकेट किया था। कुछ ही मिनटों में शौर्य और अद्विका अरावली पर्वत के उस हिस्से में पहुंच गए जहां पर उस स्पेस क्रैक को नोटिस किया गया था। शौर्य ने वहां पर आसपास के स्पेस को अपनी स्पेस तत्व से जांचना शुरू किया। उसे तुरंत वह स्पेस की दरार मिल गई। शौर्य ने तुरंत उसके पास जाकर अपनी ताकत के बल पर उस दरार को बड़ा कर दिया। जब उसका आकार एक इंसान के अंदर जाने लायक हो गया तो शौर्य ने अद्विका को अपने डायमेंशन में भेज दिया और खुद उस डायमेंशन के अंदर कूद गया। डायमेंशन के अंदर जाते ही अचानक शौर्य का अपने शरीर से नियंत्रण छूट गया और वह अनियंत्रित तरीके से उस दरार में बहता चला गया। कुछ ही देर में शौर्य ने अपनी सारी ताकत का उपयोग करके अपने तवत्सर ब्लडलाइन का उपयोग करके उस दरार में खुद के शरीर को नियंत्रित कर लिया। जैसे ही शौर्य ने अपने शरीर को नियंत्रित कर लिया उसने देखा कि उसके आगे एक और स्पेस की दरार दिखाई दे रही है। शौर्य उसकी ओर तेजी से चला गया।
कुछ ही देर में उसने देखा कि ये दरार भी अब बंद हो रही है। शौर्य ने बिना सोचे सीधे उस दरार के अंदर छलांग लगा दी। जब शौर्य दरार से दूसरी ओर पहुंचा तो वह एक ऐसे ग्रह के वायुमंडल में पहुंच गया जो पृथ्वी से कई गुना बड़ा था, और ये पूरा का पूरा ग्रह पानी और पेड़ पौधों से भरा पड़ा था। जब शौर्य ने अपनी सांस ली तो उसने तुरंत एक बात नोटिस की कि यहाँ का वायुमंडल पृथ्वी लोक से अधिक शुद्ध था, और इस वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा भी पृथ्वी से दुगनी थी। शौर्य ने तुरंत अपने आप को संभाला और वह जिस दरार से यहाँ आया था उस दरार को सिकुड़कर अपनी शक्तियां से छोटा किया, लेकिन उसे बंद होने से रोक दिया। उसके बाद शौर्य ने उस प्लेन को ढूंढने के लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना को अपने चारों ओर फैला दिया। उसके ऐसा करते ही शौर्य को उस ग्रह के सतह पर रहने वाले जीव तथा जानवर महसूस हुए। इन जानवरों की बनावट पृथ्वी लोक से बिल्कुल अलग और विशालकाय थी। यहाँ के पेड़ों के प्रकार और उनके आकार भी बेहद विशाल मालूम हो रहे थे। यहाँ के समुद्र का पानी खारा नहीं था। यहाँ की भूमि पर मिट्टी की परत बहुत कम दिख रही थी। जब शौर्य इन सभी बातों को नोट कर रहा था तभी उसे हवा में किसी चीज के जलने की गंध आ गई। ये गंध शौर्य के लिए बहुत जानी पहचानी थी। ये गंध जेट ईंधन के जलने से आती है। गंध मिलते ही शौर्य ने अपनी चेतना को और ज्यादा फैला दिया और हर तरफ उस प्लेन की खोज करने लगा। कुछ देर बाद शौर्य ने महसूस किया कि वह जिस जगह पर था वहां से कुछ हजार किलोमीटर दूर एक घास के सपाट मैदान में एक प्लेन खड़ा है। शौर्य ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और वह उस ओर तेजी से उड़ा लगा। शौर्य को इस जगह पहुंचने में कुछ ही मिनट लगे और वह उस घास के मैदान के ऊपर हवा में आकर रुक गया। शौर्य ने सामने फैले घास के उस विशालकाय मैदान को देखा और सिस्टम से पूछा, सिस्टम क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि ये कौन सी जगह है? शेर के इस सवाल पर सिस्टम ने कुछ देर सोचा और कहा, होस्ट, इस ग्रह की वायु और इसके हालात देखकर लग रहा है कि ये ब्रह्मा जी ने बनाया हुआ वह ग्रह है जिस पर वे पृथ्वी के मानवों को बसाना चाहते थे। लेकिन इस ग्रह को अभी भी इंसानों के योग्य रहने के लिए बनाने के लिए इसे कई सारे अभिक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। फिलहाल इस ग्रह पर भीमकाय मानव का वास है जो कालांतर में धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे और एक आम इंसान बन जाएंगे। इस ग्रह को उन्होंने आगम लोक ये नाम दिया था। सिस्टम की बात शौर्य ने समझ ली और फिर उसने सबसे पहले विक्रम परमार को ढूंढा, जो इस वक्त प्लेन से कप के नीचे उतर चुके थे और एक बगल में अपने हमउम्र लोगों के साथ इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता सोच रहे थे। वहीं दूसरी ओर फ्लाइट का स्टाफ बाकी लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहा था जो इस अनजान जगह पर आकर परेशान हो चुके थे और काफी डर भी गए थे। तभी उन्हें उस लंबी घास के मैदान में एक दहाड़ सुने दी। जब सभी ने उस आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि एक उनके प्लेन जितना बड़ा बाघ जिसका पूरा शरीर हरे रंग का था और उसकी धारियां काले रंग की थी, वह इन सबको घूर कर देख रहा था। इस अजीब दिखने वाले बाघ को देखकर सभी इंसानों की सांसें उनके हलक में अटक गई थी। वो लोग इतना डर गए थे कि उनके मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई थी। तभी एक औरत कसकर चिल्लाई और उसकी आवाज सुनकर वह बाघ और ज्यादा आक्रामक हो गया और उस बाघ ने उसी औरत को अपना शिकार बनाना उचित समझा और उस पर वह बाघ हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। उस बाघ ने अपना पंजा उठाया और उस औरत को एक झटके में पिचका दिया। वह औरत तुरंत एक पीछे हुए मांस के गोले में तब्दील हो गई। इस मंजर को देखकर बाकी सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तभी कमांडर विक्रम भागने की बजाय उस शेर की ओर जाने लगे। ये सब कुछ असमान से शौर्य देख रहा था। कमांडर विक्रम ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर बाहर निकाली और उस बाघ के गर्दन पर गोली चला दी। ऐसा करते ही उस बाघ के गर्दन पर एक घाव बन गया। लेकिन ये घाव उस बाघ के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं था। उसे पास कोई खरोंच लगने जितना दर्द हुआ। उस बाघ ने जब बंदूक की आवाज की ओर देखा तो पाया कि कमांडर विक्रम अपने गन से दूसरी गोली चलाने के लिए निशाना लगा रहे थे। कमांडर के हाथ में उस छोटे से हथियार को देखकर उस बाघ को आने वाले खतरे का एहसास हुआ और वह उछलकर थोड़ा पीछे हट गया। उसके बाद तुरंत उस बाघ ने अपनी जगह बदलते हुए वह कमांडर की दाएं ओर कूद गया। फिर उसने एक बार और अपनी जगह बदली। ऐसा करके वह बाघ ये जांच रहा था कि क्या ये इंसान उसके हाथ में पकड़ी चीज को उसकी ओर बार बार घुमा रहा है या नहीं, मानो वह देखना चाहता हो कि उसके गर्दन पर लगे खरोंच के पीछे किस चीज का हाथ है। कुछ देर इधर उधर कूदने के बाद उस जानवर ने ये कंफर्म कर लिया कि कमांडर के हाथ का हथियार ही उसके घाव के लिए जिम्मेदार है। उस बाघ ने एक जोरदार दहाड़ आसमान की ओर देखकर मारी और वह सीधे कमांडर की ओर झपट पड़ा। विक्रम ने भी अपनी गन उस पर तान दी थी। क्या कमांडर विक्रम उस बाघ को मार पाएंगे? क्या शौर्य उन्हें बचा पाएगा?
क्या इस ग्रह से शौर्य इन लोगों को सुरक्षित वापस ले जा पाएगा? अब क्या होगा आगे? CH-160 अगम लोक का सफर। शौर्य इस वक्त आयामी दरार में फंस गए प्लेन को ढूंढते हुए आगम लोक में पहुंच गया था। इस जगह की जलवायु पृथ्वी से अधिक शुद्ध और ताकतवर लग रही थी। इसी दौरान शौर्य ने अद्विका के दादाजी और प्लेन में सवार बाकी लोगों को उस ग्रह के घास के मैदान में पाया। इस वक्त आसमान में खड़े होकर अजीब से दिखने वाले बाघ और कमांडर विक्रम के बीच का मुकाबला देख रहा था। इस वक्त उस बाघ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कमांडर विक्रम पर हमला कर दिया था। कुछ ही देर में वह अजीब सा जानवर कमांडर के गर्दन पर वार करने के लिए उसके सामने पहुंच चुका था। अपनी मौत को आता देखकर भी कमांडर विक्रम बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर से बची 5 गोलियां भी उस जानवर पर चला दी। मगर इस बार जो उस जानवर ने किया उसे देखकर हर कोई दंग रह गया था। उस बाघ ने आती हुई हर उस गोली को चकमा दिया और अपने और विक्रम के बीच की दूरी भी उस बाघ ने लगभग खत्म कर दी थी। एक प्लेन जितना बड़ा विशालकाय जानवर अब विक्रम के सामने खड़ा हुआ था और अगले ही पल वह विक्रम को मांस के गोले में तब्दील करने वाला था। इस वक्त विक्रम की आंखों में कोई डर नजर नहीं आ रहा था, न ही कोई पश्चाताप नजर आ रहा था। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और चेहरे पर एक मुस्कान थी। ये सब कुछ इधर उधर भाग रहे लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने जब बंदूक देखी तो चैन की सांस ली थी, लेकिन जब बंदूक भी उस जानवर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लोगों फिर एक बार पैनिक हो गए थे। जब शौर्य को लगा कि विक्रम अब नहीं बचेंगे, उसने तेजी से अपनी शक्ति से उस जानवर के ऊपर अपना दबाव बढ़ा दिया। उसके ऐसा करते ही वह जानवर जमीन पर ही दब गया और अपने चारों पैर बाहर की ओर फैलाकर औंधे मुंह लेट गया। अगले ही पल सभी के कानों में एक आवाज सुनाई दी, मेरे दादा ससुर को मारने की कोशिश करने वाला हर कोई मौत की सजा का हकदार है, इसीलिए तुम्हारी मौत सबसे दर्दनाक होगी बेवकूफ जानवर। इस आवाज के बाद सभी के सामने शौर्य किसी कॉमिक हीरो के माफिक आसमान से एकदम स्लो मोशन में नीचे आया और उस जानवर के पीठ पर उतर गया। उसके उतरते ही उस जानवर का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। उसका किसी ट्रक जितना बड़ा सिर नीचे गिर गया। सब लोग इस नजारे को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। इस वक्त कमांडर विक्रम सबसे ज्यादा हैरान थे। तभी उन्होंने शौर्य के बगल में एक लड़की की आकृति को प्रकट होते हुए देखा। ये लड़की कोई और नहीं अद्विका थी, जिसे शौर्य ने डायमेंशन से बाहर निकाला था। अद्विका जब बाहर आई तो आसपास के नजरे को देखकर हैरान थी, मगर जब उसने कुछ दूरी पर अपने दादाजी को देखा तो उसने उस जानवर के पीठ पर से नीचे छलांग लगाई और अगले ही पल वह अपने दादाजी के पास पहुंच गई थी। अद्विका ने अपने दादाजी को कसके गले लगाया और रोते हुए बोली, दादाजी मुझे लगा मैं आपको कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी। वो तो शुक्र है कि शौर्य मेरे साथ था। ये कौन सी जगह है दादाजी और हम लोग कहाँ है? ये सुनकर पहले विक्रम बहुत भावुक हुए, फिर उन्होंने अद्विका का सिर सहलाते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं कि तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ तक पहुंच गई। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो तुम्हारा ये दादा कब का स्वर्ग निकल चुका होता। और ये जगह तो मुझे नहीं पता कहाँ है, पर ये जरूर बता सकता हूँ कि हम लोग पृथ्वी पर नहीं है। ये सुनकर अद्विका अपने आंसू पूछते हुए मुड़कर शौर्य को देखने लगी और उसकी आंखों के सवालों को देखकर शौर्य धीरे से उड़ते हुए उनके सामने उतरकर बोला, अद्विका दादाजी हम लोग इस वक्त एक अलग ही ग्रह के ऊपर है। ये ग्रह हमारी आकाशगंगा के दूसरे कोने में मौजूद सूर्यमाला में स्थित है। ये एक नया ग्रह है, इसीलिए इस वक्त इस ग्रह पर डायनासोर जैसे विशालकाय जानवर मौजूद है। हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से उतनी जल्दी निकलना होगा। सभी लोगों को लेकर उस प्लेन के अंदर बैठ जाए, मैं आप लोगों को यहाँ से वापस पृथ्वी पर लेकर चलता हूँ। जब शौर्य ने ये कहा तो विक्रम बहुत खुश हुए। उन्हें अब उम्मीद नजर आ रही थी कि वे सुरक्षित शौर्य की मदद से पृथ्वी पर जा सकते हैं। कमांडर विक्रम ने अपने आर्मी के अंदाज में सभी को एक बार देखा और अपनी रिवॉल्वर में पॉकेट से एक एक्स्ट्रा गोली भरी और हवा में फायर कर दिया। उनके ऐसा करते ही गोली की आवाज की ओर सबकी नजरें मुड़ गई। इस वक्त तक हर कोई शौर्य की डैशिंग एंट्री के बारे में मन ही मन सोच रहा था। क्या ये कोई सुपरहीरो है जो अभी अभी उनके सामने आसमान से उतरा था? क्या ये उन्हें बचाने के लिए भगवान ने भेजा हुआ कोई दूत है? लेकिन तभी उन्होंने एक और गोली की आवाज सुनी और वो सब अपने ख्यालों से बाहर आ गए थे। वहां मौजूद जवान लड़कियां तो मानो शौर्य की फैन बन गई थी। सभी ध्यान से सुने, मैं कमांडर विक्रम परमार 9 पैरा स्पेशल फोर्स का कमांडर इन चीफ आप सभी को एक अच्छी खबर देना चाहता हूं कि हम लोग यहां से वापस जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें फिर एक बार प्लेन के अंदर वापस बैठना पड़ेगा।
मेरे साथ ब्रिगेडियर जनरल शौर्य अग्निहोत्री मौजूद है जो हमें इस आपदा से बाहर ले जा सकते हैं। तो मैं सभी से एक विनती करूंगा कि आप लोग तुरंत प्लेन के अंदर जल्द से जल्द बैठ जाए। विक्रम के ऐसे कहते ही सभी लोग पहले थोड़ा झिझके, पर जब उन्होंने शौर्य और उनके पहचान के बारे में सोचा तो वे लोग तुरंत प्लेन की ओर जाने लगे। इस वक्त प्लेन ने क्रैश लैंडिंग की थी, मगर वह फिर भी ठीक ठाक था। उसके इमरजेंसी दूर से सभी लोग वापस अंदर चले गए। ये प्लेन का फायर इमरजेंसी दूर था जो कि पूरी तरह एक एयरबैग से बना था। सभी लोग इसी रास्ते से ऊपर चढ़ गए और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अद्विका भी विक्रम के साथ उस प्लेन के अंदर बैठ गई। जब सभी लोग प्लेन के अंदर बैठ गए तो शौर्य ने अद्विका से सूचित किया कि वह इस प्लान को सबसे पहले उसके डायमेंशन में भेजेगा और जब वह उन स्पेस क्रैक से पृथ्वी पर पहुंचेगा तो वह उन्हें बाहर निकाल लेगा। तब तक शौर्य ने अद्विका से कहकर सारी खिड़कियों को काले कागज जैसे तरल से ढक दिया। जब वे लोग डायमेंशन के अंदर हो तो ये लोग नीचे उतरकर वाहन की चीजों को नुकसान ना पहुंचाए, साथ ही वे लोग वहां नीचे उतरने की भूल न करें। शौर्य ने धीरे से उस प्लेन को छुआ और उसके ऐसा करते ही वह प्लेन गायब हो गया। जब प्लेन वहां से चला गया तो शौर्य ने इस ग्रह को थोड़ा दूर से देखने की सोची। वह आसमान में उड़ गया और फिर उसने अपनी चेतना को पूरे ग्रह पर फैला दिया। उसके ऐसा करते ही शौर्य ने उन विशालकाय मानवों को देखा जिनकी ऊंचाई 10 फुट से ज्यादा थी और वे लोग अपने उदर निर्वाह के लिए शिकार और फलों पर निर्भर थे। शौर्य ये सब सोच ही रहा था, तभी सिस्टम की आवाज उसके कान में गूंज उठी। होस्ट, अगर आप चाहे तो इस पूरे ग्रह को अपने डायमेंशन के टेलीपोर्टेशन चैनल के साथ जोड़ सकते हैं और जब आप अपने साधना की अगले स्तर पर पहुंच जाएंगे तो आप आसानी से इस ग्रह को अपने डायमेंशन के साथ मर्ज कर पाएंगे। आपके ऐसा करते ही ये पूरा का पूरा ग्रह तुम्हारे डायमेंशन के साथ जुड़ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आपका डायमेंशन एक नया ग्रह बन जाएगा। जब शौर्य ने ये सुना तो उसने तुरंत कुछ आध्यात्मिक पत्थर निकाले और उस ग्रह पर एक टेलीपोर्टेशन चैनल बना दिया और वहां से उस स्पेस की दरार के तरफ चला गया। कुछ ही देर में वह उस दरार के सामने था। उसने उस दरार को खोल दिया और अपने स्पेस पावर का उपयोग करके उस दरार को हमेशा के लिए बंद कर दिया। शौर्य उसके बाद वापस उस ओर निकल पड़ा जहां से वह पहले आया था। उसने अपनी स्पेस एनर्जी का इस्तेमाल करके फिर एक बार पृथ्वी पर जाने वाली उस स्पेस की दरार को खोल दिया। दरार को खोलकर शौर्य वापस अरावली पर्वत श्रृंखला की उस जगह पहुंच गया जहां से वह उसके अंदर आया था। उसने बाहर आते ही वहां से सीधा वडोदरा एयरपोर्ट की ओर उड़ान भरी और एयरपोर्ट के बाहर आसमान में आते ही उसने अपने डायमेंशन अंदर से उस प्लेन को बाहर निकाला। बाहर आते ही शौर्य ने पायलट को प्लेन का पूरा कंट्रोल दे दिया और उस पायलट ने भी तुरंत हवा में ही प्लेन को स्टार्ट किया और प्लेन को सीधा एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया। जो प्लेन पिछले कई घंटों से लापता था उसे अचानक वडोदरा के रनवे पर देखकर सभी का ध्यान उस तरफ गया था। मगर पायलट और विक्रम को छोड़कर शौर्य ने सभी की याददाश्त मिटा दी थी। अद्विका को भी सब पता था लेकिन वह कुछ नहीं बोलने वाली थी। शौर्य अद्विका को लेकर हवा से ही एयरपोर्ट के बाहर आकर विक्रम दादा का इंतजार कर रहे थे। जब विक्रम दादाजी बाहर आए तो उन्होंने शौर्य को एक बार और गले लगाया और खुशी खुशी वहां से शौर्य की गाड़ी में बैठकर बाहर निकल आए। शौर्य ने एक सुनसान जगह देखकर गाड़ी रोकी और फिर अद्विका और दादाजी को देखकर बोला, क्या आप दोनों यहाँ से सीधा मुंबई उड़कर जाना पसंद करेंगे? ये सुनकर विक्रम शौर्य को शौक होकर देखने लगे। तभी शौर्य ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, डरिए नहीं, इस बार हम सीधा मुंबई जाएंगे। ये सुनकर तीनों शौर्य की इस बात पर हंस पड़े और फिर शौर्य ने उन दोनों को अपनी ताकत से पकड़ लिया और फिर वहां से आसमान की ओर निकल गया। शौर्य ने विक्रम के शरीर के चारों ओर एक कवच बनाया था ताकि वे इस रफ्तार को सहन कर सके और उनकी सांसें नॉर्मल रह सके। अद्विका को इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने कॉस्मिक लिक्विड का उपयोग करके अपने शरीर को वज्र में तब्दील कर लिया था। कुछ ही मिनटों में वो तीनों मुंबई पहुंच गए। शौर्य ने अद्विका और उसके दादाजी को कार देकर उनके घर भेज दिया और वह खुद भी अपने विला लौट आया। उसने अपने घर आकर विक्रम के साथ घटी पूरी घटना सभी को रात के खाने पर बताई। और अब जब सभी लोग साधक बन गए थे तो आयाम और स्पेस के बारे में उन्हें भी सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। तभी इस बात को सुनकर आदित्य खड़े होकर बोला, शौर्य, मुझे भी वहां जाने की इच्छा है लेकिन उस दरार से नहीं क्योंकि तुम्हारे अनुभव के हिसाब से वो थोड़ा रिस्की लग रहा है। आदित्य की बात से हाँ में हाँ मिलते हुए परिवार के बाकी लोग भी शौर्य से जिद पकड़कर बैठ गए। ये देखकर शौर्य बोला, ठीक है फिर हम वहां जाएंगे, पर एक बात का ध्यान रखना कि इस ग्रह पर अभी मानव उत्क्रांति नहीं हुई है। अभी यह ग्रह डायनासोर जैसे विशालकाय जानवरों से भरा पड़ा है।
इसे पूरी तरह विकसित होने के लिए अभी और कई हजार साल लगेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने हथियार साथ रखें और इसी बात पर मैं भी जांचना चाहूंगा कि आपकी साधना कितनी हुई है और अपनी युद्धकला का उपयोग आप लोग कितनी अच्छे से करते हो। शौर्य की हामी मिलते ही सभी लोगों ने अपने रिंग से अपने जादुई कपड़े निकाले और उन्हें एक अरमोर की तरह अपने शरीर पर पहन लिया। उन्होंने अपने हथियार भी साथ में पहन लिए। शौर्य ने उसके बाद अपना फोन निकालकर अद्विका को भी अपने विला पर बुला लिया। वह भी कुछ समय में विला पर पहुंच गई थी। शौर्य ने फिर अपने विला के अंदर एक टेलीपोर्टेशन सारणी की रचना की और सभी के साथ वह अगम लोक टेलीपोर्ट हो गया। जब सब लोग यहाँ टेलीप हो गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये पूरा का पूरा ग्रह घने जंगलों पहाड़ों से भरा हुआ था। बड़े बड़े पेड़ और घास आसपास दूर दूर तक फैली हुई थी। तभी शौर्य ने उनको आगाह करते हुए कहा, इस ग्रह पर मौजूद प्राणी बेहद ही खूंखार और आक्रामक है। मैं आपको 6 घंटों का समय दे रहा हूँ। आप लोग इस जंगल में जाएंगे और अपनी साधना का उपयोग करके एक खूंखार जानवर को मारकर लेकर आएंगे। आप सभी पर मैं असमान से नजर रखूंगा। आप लोग 4 के टीम में बांट जाएंगे और इस इंतहा को अंजाम देंगे। तभी शौर्य ने डायमेंशन के अंदर से चित्रांगदा, माया, वरुण, अरुण और बाकी सभी लड़कियों को बाहर बुलाया। उन्हें भी सेम मिशन दिया और चित्रा, माया, जामवाल दादाजी और बड़े दादाजी सिस्टम की मदद से लगाए गए स्क्रीन पर सभी पर नजर बनाकर रखेंगे। शौर्य की सूचना खत्म होते ही सबसे पहले